Hello friends, welcome back to the channel Shri Net JRF Physics. So in today's class we are going to study about degree of freedom, principle of equipartition of energy and mean free path. Okay? And we are going to see the kinetic interpretation of temperature. So let's start with the degree of freedom. What is degree of freedom? The number of coordinates or independent quantities that are required to describe the entire state or configuration of the particle is called its degree of freedom. तो कोई पार्टिकल है, मूव कर रहा है, ठीक है, या मतलब कोई भी पार्टिकल है जैसे, तो उसकी अच्छे से स्टेट को बताने के लिए, पोजीशन को बताने के लिए जितने कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत होती है, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, जो एक दूसरे पे डिपेंड ना करते हो, जितने इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत होती है उनको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकल है, ठीक है, पार्टिकल का मोशन इस लाइन के अलोंग हो रहा है, इस लाइन के अलोंग हो रहा है, इसका मतलब कि अगर मैं इसको एक्स डायरेक्शन लेती हूँ तो कितने कोऑर्डिनेट हुए, केवल एक्स के अकॉर्डिंग में इसके बता सकती हूँ। जैसे किसी टाइम टी पे मुझे इसकी पोजीशन बतानी है, ठीक है, मूव कर रहा है, किसी टाइम टी पर मुझे इसकी पोजीशन बतानी कि यहाँ है, तो अगर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखूँ तो केवल एक कोऑर्डिनेट एक्स की ज़रूरत होगी मुझे इस पार्टिकल की पूरी स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए। ऐसे ही मान लीजिए एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन में कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, तो ये 2D है, 2 डायमेंशनल प्लेन है, तो इसकी ये जो पार्टिकल है यहाँ पर किसी टाइम पे अगर मुझे इसकी पोजीशन बतानी है तो मेरे को क्या ज़रूरत होगी, एक्स और वाई इसके दो कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत होगी। ऐसे अगर पार्टिकल का मोशन 3 डायमेंशन में हो रहा है तो एक्स वाई जेड तीनों की ज़रूरत होगी, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और 3D में 3, ये सब क्या है, इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ठीक है। अब देखिए मोनो एटमिक गैसेस जैसे ये हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, इनकी बात करते हैं, तो इनका जो मॉलिक्यूल होगा मोनो एटमिक में है तो उसके अंदर एक ही एटम होगा। अब एक एटम है, इसका मतलब क्या है कि उसमें केवल ट्रांसलेशन मोशन जो है वो होगा, और रोटेशन और वाइब्रेशन इसकी वजह से इनके स्टेट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो क्योंकि केवल ट्रांसलेशन मोशन हो रहा है, उसको हमको अगर डिकम्पोज करना है तो हम 3 कोऑर्डिनेट्स में बता सकते हैं, एक्स वाई एंड जेड। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे 3, ठीक है, और सारे किसकी वजह से होंगे, ट्रांसलेशन मोशन की वजह से, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो वो कोई मास पॉइंट तो होगा नहीं, उसकी कुछ ना कुछ फाइनाइट साइज होगी, ठीक है। तो देखिए इसका मास भी होगा और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी होगा, तो इसलिए क्या है कि इसमें ट्रांसलेशनल एनर्जी भी होगी और इसमें रोटेशनल एनर्जी भी होगी। अब रोटेशनल एनर्जी कब बनती है, जब ये जो मॉलिक्यूल्स है, जो मॉलिक्यूल है ये दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ में कॉलिजन करता है, या फिर जो कंटेनर है उसकी वॉल्स के साथ में कॉलिजन करता है, तो उस केस में क्या होगा, ज़रूरी नहीं है कि ट्रांसलेशन ही हो, उसके साथ साथ इसका रोटेशनल मोशन भी हो सकता है, क्योंकि इसमें मास भी होगा और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी होगा। तो क्या है कि रोटेशनल की वजह से भी इसके अंदर क्या होगा, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगी। कोई रिजिड मॉलिक्यूल है, उसका कुछ ना कुछ मास होगा, ठीक है, और वो क्या है कि उसकी कुछ ना कुछ साइज होगी, तो उसकी वजह से मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से इसमें रोटेशन भी पॉसिबल होगा। रोटेशन को भी हम जैसे ट्रांसलेशनल मोशन के अंदर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम लेते हैं एक्स वाई जेड, वैसे हम इसके लिए भी तीनों जो डायरेक्शन से उसके लिए लेंगे, तो 3 रोटेशनल मोशन की वजह से डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगी, तो रिजिड के लिए क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, ठीक है। अब अगर वो रिजिड की जगह जो मॉलिक्यूल्स है वो नॉन रिजिड होते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि उसमें वाइब्रेशनल मोशन भी हो सकता है, वाइब्रेशनल एनर्जी की वजह से, उसकी वजह से डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो और बढ़ जाएगी। डायटमिक मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, इनकी अगर बात करते हैं तो इनका क्या होता है, डम्बल शेप, ठीक है। तो इनमें क्या होगा कि रोटेशन होगा। अब जैसे ये दो मॉलिक्यूल्स जो है वो आपस के अंदर, इसके अंदर जो ऑक्सीजन 2 एटम्स होंगे वो आपस में कनेक्टेड है, तो इनको जो ज्वाइन करने वाली लाइन है इसके अलोंग जो इनका रोटेशनल है, वो जो हम बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, तो इनको ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो वो नेग्लिजिबल हो रहा है, तो इसलिए जो बची हुई दो जो इसके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन से, केवल उन्हीं की वजह से वही रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम में आ पाएगी। इसलिए इसके लिए बात करते तो 3 तो क्या हो गई, ट्रांसलेशन होगी,
और क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया लाइन जॉइनिंग द पार्टिकल्स के लॉन्ग नेग्लिजिबल होता है, तो बाकी रोटेशनल के अंदर एक तो इसकी वजह से कैंसिल हो जाएगा, और बची हुई जो 2 डायरेक्शंस होगी उसकी वजह से यहाँ पर फैक्टर आ जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम का, तो 2 इसमें रोटेशन की वजह से होगी। अब देखिए, अगर टेम्परेचर नॉर्मल है उस केस के अंदर तो वाइब्रेशनल एनर्जी इतनी नहीं होती कि उसकी वजह से भी मोशन और डिग्री ऑफ फ्रीडम को काउंट करने की ज़रूरत पड़े। लेकिन अगर उसकी टेम्परेचर हाई है या फिर मॉलिक्यूल जो है वो हम बोलते हैं नॉन रिजिड है, उस केस के अंदर क्या होगा कि इनमें वाइब्रेशनल मोशन भी होगा। अब देखिए, जो वाइब्रेशनल एनर्जी होती है उसकी वजह से जब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करते हैं तो हम बोल सकते हैं कि वाइब्रेशन के लिए 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम काउंट होते हैं, एक तो काइनेटिक एनर्जी की वजह से और एक पोटेंशियल एनर्जी की वजह से। ठीक है, इन दोनों का यहाँ पर रोल होता है। तो वाइब्रेशनल की वजह से कितने हो जाएंगे, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इस केस के अंदर अगर नॉन रिजिड मॉलिक्यूल होता है और वाइब्रेशनल एनर्जी उसके अंदर काउंट कर देते हैं तो 7 जो है वो हमारे टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो रहे हैं इस केस में। ठीक है, अब जैसे पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की हम बात करते हैं, वाटर है, अमोनिया है, जो नॉन लीनियर है ना, उनके अंदर क्या होगा कि ट्रांसलेशन मोशन हो सकता है, 3 उसकी वजह से डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे, रोटेशनल हो सकता है तो 3 उसकी वजह से होंगे, तो टोटल कितने अच्छे हो गए। अब अगर टेम्परेचर उसका अच्छा खासा है तो उस केस के अंदर क्या होगा कि उसमें वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी ऐड हो जाएंगे, तो उसमें और ज़्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे। ओके, तो ये था डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंसेप्ट। नाउ नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ये क्या बोलता है, व्हेन सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम consisting of a very large number of particles is equally divided among its all degrees of freedom and the mean energy associated with each degree of freedom is half kT। कि जब कोई सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में होता है तो उसके ऊपर जितनी भी टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या है कि बहुत सारे उसमें पार्टिकल्स होंगे, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, वो टोटल काइनेटिक एनर्जी इन सभी पार्टिकल्स में इक्वली डिवाइड हो जाएगी सारे डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए। ठीक है, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो उसके अंदर क्या जितने पार्टिकल्स होंगे उनको डिफाइन करने के लिए हमको उसके अकॉर्डिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए होंगे। जैसे अगर पार्टिकल का मोशन किस डायमेंशन में उसके अकॉर्डिंग हमको डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए होंगे। तो जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो सभी डिग्री ऑफ फ्रीडम में बराबर रूप से डिवाइड हो जाएगी, और हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ में कितनी काइनेटिक एनर्जी एसोसिएट होगी, तो वो जो मीन काइनेटिक एनर्जी है हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ में वो होती है हाफ के टी। यहाँ पर टी क्या है, टेम्परेचर, और के क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं मीन फ्री पाथ। तो देखिए, जब हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या है, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, सभी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, और उनकी वेलोसिटी भी कुछ भी हो सकती है, यानी दे कैन मूव इन ऑल डायरेक्शंस विथ ऑल द पॉसिबल वेलोसिटीज़। अब हमने ये भी देखा था कि जनरली उनके ऊपर जब तक जो कि मैंने बोला था उसकी जब पोस्टुलेट्स लिखाए थे, न्यूटन्स लॉ वगैरह वो सब समझाए थे, तो जब तक उसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगा, जैसे ये पार्टिकल है, फोर्स नहीं लगेगा तो वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता रहेगा। और जब दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, वो जब एक दूसरे के, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स है, ये जब एक दूसरे के पास आएंगे तो क्या होगा कि इनके बीच में रिपल्शन होगा, रिपल्शन फोर्स एक्ट करेगा। रिपल्शन होगा तो इसकी वजह से इनकी जो डायरेक्शन है वो और इनकी स्पीड वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और वो अलग डायरेक्शंस में अपनी नई स्पीड के साथ में मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, डिफरेंट स्पीड के साथ में। तो ये जो इवेंट हुआ उसको हम कॉलिजन बोलते हैं। यानी कि कॉलिजन के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों जो है वो आपस में टकराए, इधर से कोई मॉलिक्यूल आ रहा है, इधर से कोई मॉलिक्यूल्स आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा पास पास आ गए, पास आने की वजह से इनमें रिपल्शन फोर्स लगा, रिपल्शन की वजह से इन दोनों की डायरेक्शंस और स्पीड चेंज जाती है और ये न्यू डायरेक्शन से अलग स्पीड में मूव करने लग जाते हैं। इस चीज़ को बोलते हैं कॉलिजन। ठीक है, और जब तक वो आपस में इतना कॉलिजन नहीं होता है तब तक वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे न्यूटन के लॉ को फॉलो करते हुए। तो इनका जो पार्टिकल का पाथ होता है वो क्या होता है कि रैंडम होता है, जिग होता है, कॉलिजन के अकॉर्डिंग चेंज होते रहेंगे। कोई पर्टिकुलर मोशन जो है ये भी इसी तरीके से होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है। तो क्या है कि अब हम डिफाइन करते हैं, ये जिग मोशन होता है, इसको ब्राउनियन मोशन भी बोलते हैं। कैसा मोशन होता है, जिग टाइप का, और इसको क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं मीन फ्री पाथ की डेफिनेशन की। तो देखिए, द स्ट्रेट लाइन पाथ
traveled by a molecule of a gas between two successive collisions is called mean free path। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए कोलाइड करके डायरेक्शन चेंज हुई, वापस यहाँ पर कोलाइड करके डायरेक्शन चेंज हुई, तो यहाँ पर ये जो दो कंटिन्यू सक्सेसिव यानी जो दो कंटिन्यू कॉलिजन्स थे उनके बीच में इसने जो स्ट्रेट लाइन पाथ ट्रेवल किया उसको हम बोलते हैं फ्री पाथ। ठीक है, वो तो क्या हुआ फ्री पाथ। अब देखिए मॉलिक्यूल्स की जो फ्री पाथ होंगे वो सब में तो सेम होंगे नहीं, कभी उसने जैसे 2 सेकंड में कॉलिजन कर लिया, कभी 4 सेकंड में कॉलिजन किया, तो क्या है कि डिपेंड करता है कितनी डिस्टेंस चल के, कभी 2 मीटर पे कर दिया, कभी 5-6 मीटर पे कर दिया। तो इसका जैसे यूनिट पे फोकस मत करना ना, बस बता रही हूँ कि कुछ फिक्स नहीं होता है, कितनी भी डिस्टेंस को ट्रेवल करने के बाद में कॉलिजन हो सकता है, डिपेंड करता है कब कोई मॉलिक्यूल पास आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि हमको उसका मीन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ड्यूरिंग द लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम द एवरेज ऑफ फ्री पाथ्स ऑफ अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। तो लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम में हम जो मॉलिक्यूल हैं उसकी जितने भी फ्री पाथ हो रहे हैं उन सभी का एवरेज लेते हैं, तो वो जो एवरेज है उसको हम बोलते हैं मीन फ्री पाथ। अब मीन फ्री पाथ की कैलकुलेशन के लिए एक डेरिवेशन है, हम अभी डेरिवेशन को स्किप करते हुए चलेंगे क्योंकि हमारे को केवल फॉर्मूले से काम है एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो मीन फ्री पाथ को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, किसके इक्वल होगा ये 1 डिवाइडेड बाय रूट पाई डी स्क्वायर एन। ठीक है, यहाँ पर लैम्डा मीन फ्री पाथ हो गया, डी क्या है इफेक्टिव डायामीटर ऑफ मॉलिक्यूल। देखिए क्यों क्या होता है कि ये मॉलिक्यूल है, ये कोई दूसरा मॉलिक्यूल है, इसकी रेडियस आर है, इसकी रेडियस आर है, तो 2r क्या हो गया, दोनों 2r जो है वो क्या होगा इनका डायामीटर। तो जब तक ये इफेक्टिव डायामीटर क्या डी इक्वल्स टू 2r। ठीक है, तो डायामीटर जो है वो डी है, तो जब तक ये डी डिस्टेंस से ज़्यादा पे रहेंगे तब तक तो हम बोलते हैं कि डी है उससे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे। ठीक है, उसको हम इफेक्टिव डायामीटर बोलते हैं, तब तक कॉलिजन नहीं होगा। लेकिन जब ये ऑलमोस्ट इसके बराबर इनके बीच की मतलब इनकी जो सेंटर के बीच की डिस्टेंस है वो डी जो है उसके ऑलमोस्ट होने वाली होती है या फिर हो जाती है, डिपेंड करता है केस पे, तो उस केस में कॉलिजन हो जाएगा। तो डी यहाँ पर इफेक्टिव डायामीटर है, एन यहाँ पर क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये फॉर्मूला जो है वो डेंसिटी रो पे, टेम्परेचर टी पे और प्रेशर पी पे कैसे डिपेंड करता है। तो बस यहाँ पर एन जो है उसको हम देखना होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अगर हम एक का मास एम मानते हैं और डेंसिटी इनकी रो मानते हैं तो एन क्या हो जाएगा रो बाय एम। तो सिंपली हमको ध्यान रखना है कि मीन फ्री पाथ जो होता है वो डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब पी वी इक्वल्स टू एन के टी, यहाँ पर भी क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट, मेन इक्वेशन क्या होती है पी वी इक्वल्स टू एन के टी। अब क्या है कि v से डिवाइड कर देती हूँ तो प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम, और ये क्या होगा n बाई वी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये तो स्मॉल n हो गया। ठीक है, और एवरेज प्रेशर मतलब प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम ये हो गया। तो P इक्वल्स टू एन के टी, इसमें n की वैल्यू P बाई के टी जब मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करती हूँ तो हम देख सकते हैं कि लैम्डा जो है वो टेम्परेचर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मीन फ्री पाथ, और प्रेशर के ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये क्या है प्रेशर, ये टेम्परेचर, एंड व्हाट इज दिस डेंसिटी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो कैलकुलेशन है सिंपल सी, इसमें बस ध्यान रखने का है, छोटा सा है तो मैंने कर दिया है। अकॉर्डिंग टू एजम्पशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ केसेज, काइनेटिक थ्योरी के जो एजम्पशन है उनमें हमने देखा था कि मॉलिक्यूल जो है उसका हम ट्रांसलेशन मोशन कंसिडर करते हैं, उसके अंदर जो उनके बीच में पोटेंशियल एक्ट हो रहा होता है उसको नहीं मानते हैं। ठीक है, तो there is only translation motion of the molecule and there is no potential acting between them. So average energy E of gases are equivalent to average translation energy of a molecule equals to half mv square। ठीक है, तो प्रेशर जो है वो किसी गैस की वजह से किसी गैस पे करता है, उसका होता है फॉर्मूला P इक्वल्स टू 1/3 m एन एवरेज वैल्यू ऑफ v स्क्वायर। v तो वेलोसिटी, v स्क्वायर का एवरेज, m जो है वो उनका मास और n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब मैं जैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, डिवाइड करती हूँ और इस टर्म को अलग करती हूँ, क्यों, ताकि हाफ एम वी स्क्वायर इसकी जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी, और इसमें क्या टोटल वही एनर्जी है, तो हाफ एम वी स्क्वायर बन जाए। तो इसका फिर 2/3 एन और ई। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं अब पी आ गया हमारे पास में इस फॉर्म में, दोनों साइड वी से मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद में कैपिटल वी इंटू एन, यानी कि स्मॉल एन क्या था एन बाई वी नंबर डेंसिटी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पर इसमें वी एन जो है वो कैपिटल एन
अब इसके बाद हम देखते हैं कि PV इक्वल्स टू nRT से यहाँ पर इस इक्वेशन को सॉल्व करके ये चीज़ लिख के फिर R/N जो होता है वो क्या होता है, KB होता है। तो एवरेज एनर्जी कितनी आ जाएगी, 3/2 kBT। इसको और इसका फॉर्मूला कैसे आता है, सब कैसे होता है डिटेल में था, लेकिन अपने काम का इतना सा है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितनी होती है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 3/2 kBT, जहाँ पे T क्या होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो आज अपन ने डिग्री ऑफ फ्रीडम देखा, उसका किस तरीके से कौन से मॉलिक्यूल्स में क्या होता है उसका कंसेप्ट पढ़ा। फिर प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी देखा कि हर डिग्री जो ऑफ फ्रीडम जो होता है उसमें इक्वल एनर्जी जो है बढ़ जाती है, और वो कितनी होती है, हर एक के साथ में हाफ KT होती है। देन हमने मीन फ्री पाथ का कंसेप्ट देखा कि किस तरीके से उसका मोशन होता है, इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर देखा, इसके अंदर एक तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है और एक हमको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब ये क्या है कि थर्मो के अंदर हम लोग मतलब देखते हैं तो नॉर्मली इससे क्वेश्चन आ सकता है, और मेन ये जो है वो GM का जो पेपर होता है तो उसके अंदर ऐसा है कि काइनेटिक थ्योरी का जो अच्छा पोर्शन होता है तो उसमें अच्छा क्वेश्चन बैठता है। ठीक है, बाकी नॉर्मली जो हम बात करते हैं गेट नेट, उसमें भी एक क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक है, और इसके लिए ये न्यूमेरिकल्स ये GM में आए हुए हैं तीनों, ये GM 2019 का है, ये भी दोनों GM के ही हैं। तो ये वाला तो जो प्रीवियस लेक्चर था उसका न्यूमेरिकल है, लेकिन मैंने ऐड कर लिया है। ठीक है, तो आप इन तीनों को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सॉल्व करके ट्राई करिएगा। एंड जब आप क्वेश्चंस कर लेना तो मैं नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट वीडियो बना के सॉल्यूशन डालती हूँ। एक बार आंसर ज़रूर कंफर्म कर ले कि क्या है, क्योंकि बहुत बार हमको लगता है कि हमारा आंसर सही है लेकिन गलत हो सकता है। स्पेशली मैं ये चीज़ इसलिए बोल रही हूँ क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, तो ध्यान से क्वेश्चन को करिएगा एंड आंसर्स नेक्स्ट जो शॉर्ट वीडियो होगी, ऑफकोर्स 3 क्वेश्चन ही अभी मैंने इसमें डाले हैं तो आप लोग करिएगा। एंड ये जो अभी मेथड चेंज हुआ है कि साथ नहीं करने का, लिख के फिर एक्सप्लेनेशन पे ज़्यादा फोकस करने का, तो उसके बारे में भी आप बता सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं कि क्या है, ठीक है, नहीं लगा क्या है जो। ओके, थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।